हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। एडुटेरिया की जो हमने बुक स्टार्ट की है, जिसमें 5000 प्लस जीएस का क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ है, जीएस है। सारे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ये बुक है, जिसमें हमने देखा है कि एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 100 सेट में 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 62 सेट तक कवर कर लिया है, यानी कि 63 एंड बियॉन्ड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। 100 प्रैक्टिस सेट है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी फैक्ट है एंड सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कंपाइल किए हुए हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर के अंदर में। तो मतलब अगर ये बुक पढ़ लेते हो तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कहा जा सकता है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसी से आते हैं, इसीलिए देखिए मैं वही बुक लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वो फालतू की बुक नहीं लाता हूँ जिससे पढ़ लो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो, वैसी बुक नहीं लेके आता हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं 63rd टेस्ट पे और उसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 63rd टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच पीरियड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ क्लियरली विजिबल। तो ये पीरियड जो है, ये पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक पीरियड में अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, ब्राह्मणिज्म इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, लेटर वैदिक पीरियड में जैसे हम लोग आए तो हमने देखा कि छोटी जाति के लोगों को चांडाल टाइप का ट्रीट करना और उनको अनटचेबल्स बुला देना, ये कॉन्सेप्ट यही से जन्मा है। तो आंसर होगा लेटर वैदिक पीरियड। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में देखिए, बर्थ ऑफ बुद्धा को सिंबल, देखिए बुद्ध से रिलेटेड उनकी लाइफ में जो कुछ भी इवेंट हुए, मेजर इवेंट, उनको कुछ पार्टिकुलर सिंबल से दर्शाया गया है। जैसे बर्थ ऑफ बुद्धा को जनरली हॉर्स से घोड़े से दर्शाया गया है। उनके नहीं सॉरी बर्थ ऑफ बुद्धा को लोटस से दर्शाया गया है, और उन्होंने जो घर छोड़ा था वो हॉर्स से उसको दर्शाया गया है। और डेथ को स्तूपा बना के दिखाया गया, और नॉलेज इक्विजन को बोधि ट्री से दिखाया गया। तो करेक्ट मैच क्या होगा? करेक्ट मैच होगा दूसरा का सी, यानी कि बर्थ ऑफ बुद्धा क्या होगा? लोटस। होम छोड़ना, होम अबेंडनमेंट, ये होगा हॉर्स। डेथ होगा स्तूपा, और नॉलेज इक्विजिशन बोधि ट्री। अगला सवाल है, विच डायनेस्टी एंड किंग रूल्ड मगध एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, नंद डायनेस्टी जो थी ना, नंद डायनेस्टी जब अलेक्जेंडर अटैक किया था तो उस समय नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक धनानंद गद्दी पे बैठा था। और जब पता चला अलेक्जेंडर की सेना को कि धनानंद का जो है साम्राज्य काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी सेना काफ़ी मजबूत है, विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, पैसा है, तरक्की है, तो उसकी सेना को डर लग गया। उसकी सेना को डर लगा और वो मना करने लगी। वैसे थक भी गई थी सेना, उसकी इतनी लड़ाइयाँ लड़के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि धनानंद उधर बैठा है, छोड़ेगा नहीं, और वापस चला गया अलेक्जेंडर, क्योंकि उसकी सेना ने मना कर दिया। तो आंसर होगा नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी इज द राइट आंसर। कौन सा? तो धनानंद उस समय गद्दी पे बैठा था। द फेमस आइडल ऑफ नटराजा इज रिलेटेड टू विच आर्ट। तो चोल आर्ट से संबंधित है नटराज मतलब कि आपने देखा होगा ना कि उसमें शंकर भगवान का नृत्य के फॉर्म में, एक डांस के फॉर्म में, एक टांग मोड़े हुए ऐसे करके एक नटराज उनका मूर्ति है। उसमें चोल आर्ट में ये बनाया गया था। जनरली जो है ना, लॉस वैक्स टेक्निक से ये बनाया जाता था, ब्रोंज का, कांसे का ये होता था। विच डायनेस्टी डज नॉट बिलोंग टू द संगम एज। संगम एज से बिलोंग नहीं करती है, कौन सी? इसमें सही आंसर होगा पल्लव जो थे संगम एज से बिलोंग नहीं करते थे। चोल, चेर और पांड्या ये तीनों तो आपस में लड़ते भी रहते थे, तो ये सब संगम एज से बिलोंग करते थे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुगल्स एंड मराठाज स्टार्टेड ड्यूरिंग हुज रेन। तो ये किसका शासन था उस समय? मुगल्स और मराठा के बीच में जब ये स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो उस समय शासन हुआ करता था किसका? आंसर होगा इसका भोसले का शासन था, भोसले का। with whom was the मदद ए मास रिलेटेड टू मुगल पीरियड।
मदद मास क्या था, किस तरीके का डिपार्टमेंट था? तो करेक्ट आंसर होगा ये एक रेवेन्यू फ्री लैंड टू स्कॉलर्स दिया जाता था। रेवेन्यू फ्री लैंड टू स्कॉलर्स ये दिया जाता था कि भैया इसके रेवेन्यू नहीं देनी है, स्कॉलर हो आप, लो यूज़ करो, खाओ पियो ऐसा करो। व्हेन वाज द बंगाल टीनेंसी एक्ट पास्ड? बंगाल टीनेंसी एक्ट कब पास हुआ था? करेक्ट आंसर होगा इसका ये 1885 एडी में पास हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ए 1885 एडी। What was the reason? What was the reason for the closure of the labor movement between 1929 to 1939? क्या कारण था? क्या कारण था? लेबर मूवमेंट तो उस समय स्टार्ट ही होता 1929 में। सोशलिज्म की तरफ इंडिया झुकाव था उसका, इंडिया का। इनफैक्ट इसमें बहुत बड़े नाम थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही सोच उनकी हो चुकी थी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज कर रही थी वहाँ जाते थे, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इनफैक्ट उस समय बहुत सारे सोशलिस्ट, जैसे भगत सिंह भी एक सोशलिस्ट ही होके निकले थे, रिवोल्यूशनरी उनको बना दिया गया, अलग बात है। तो क्यों क्लोजर रहा 1929 से 1939 से? इसका कारण ये है कि डिवीजन ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस इनटू सेवरल फैक्शन हो गया उस समय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी क्या हुआ, फैक्शन बना लिया लोगों ने, फैक्शन बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी? तो ये ससुरा कोई फॉरेनर राइटर ही कह सकता है, और ये सारे फॉरेनर राइटर्स ही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी आउटराम एंड टेलर ने बोला कि जो भारतीय जो 1857 की जो क्रांति थी वो एक रिजल्ट था हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का, ये रिजल्ट था और कुछ नहीं। सो द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट? कब इफेक्ट में आया? तो 1905 में तो हुआ था बंगाल विभाजन, लेकिन डेट बताना है आपको, इफेक्ट में कब आया। इसके कई सारे डेट हैं, अनाउंसमेंट का डेट है, कब से इफेक्टिव हुआ उसका डेट है। तो 11 का सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्ट में आ गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्ट में आ गया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1907? ये वही सूरत सेशन है जहाँ पे नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए थे। दोनों में मारा मारी भी हो गई थी। किसी ने जूता फेंका उधर से और जूता आके लगा किसको? फिरोज शाह मेहता को। तो कहानी है कुछ इस तरीके की। तो ये क्या ना, नरम दल और गरम दल को अलग करने वाला ये अधिवेशन था, जिसको कहते हैं मॉडरेट और लिबरल जो थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे इसमें। तो 1907 में ये सूरत सेशन हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट को बार बार पूछता है, तो इसका सही आंसर होगा रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। 12 का आंसर होगा बी, 12 का आंसर होगा बी। द एडिटर ऑफ मैगजीन अभ्युदय वाज? अभ्युदय मैगजीन के एडिटर कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वाज द एडिटर ऑफ मैगजीन अभ्युदय। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा गया है भीखाजी कामा को, यानी कि आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भीखाजी कामा। ठीक है, When was the Indian Universities Act passed during the time of लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन के समय में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये पास हुआ था 1904 में। बंगाल विभाजन से जस्ट एक साल पहले पास हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है द मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी was established in 1863 for the promotion of western education among Muslim at which place? तो करेक्ट आंसर होगा 16 का, ये प्लेस है कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था। मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, ये कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था। द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट आर टर्म्ड एज? इसको क्या बोलते हैं? जब आप कंजर्वेशन करते हो, प्रमोशन करते हो फॉरेस्ट की, तो उसको क्या कहते हैं? क्या ओलेरी कल्चर बोलते हैं, मैरी कल्चर बोलते हैं, सिल्वी कल्चर बोलते हैं, या मोरी कल्चर बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट, सिल्वी कल्चर। हु ऑन अर्थ फिक्सेस अबाउट हाफ ऑफ द टोटल फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस? तो ये इसका सही आंसर होगा 18 का, इसका सही आंसर होगा 18 का सी, एलगी इसका सही आंसर होगा। हाफ ऑफ द टोटल फिक्स्ड CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एलगी करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट? तो ये इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर करते हैं। किस डायरेक्शन में जो है फ्लो है करंट का सर्किट में, गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज? प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज होता है? लार्जर स्मॉलर नहीं होता है, ठीक है, रियल लार्जर और स्मॉलर नहीं होता है।
प्लेन मिरर में जो होता है, प्लेन मिरर में 20 का सही आंसर क्या होगा? ये होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाई ह्यूमन इज कॉल्ड। अच्छा, वर्चुअल इमेज वैसे इमेज होते हैं जिनको स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता है, यही अंतर होता है। रियल इमेज को स्क्रीन पे प्ले किया जा सकता है, उतारा जा सकता है, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता। यही रियल और वर्चुअल में अंतर होता है मेन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अरे जा भाई, हाँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाई ह्यूमन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं इसको। आंसर होगा 21 का डी, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? ह्यूमन का डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, तो ह्यूमन से रिलेटेड एंथ्रो ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज जनरली नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, तो कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज जनरली नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल? क्या एक कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल? मैक्सिमम केस में नहीं होते हैं, मैक्सिमम केस में नहीं होते हैं। नॉन लस्टरस तो ये होते ही है, लाइट मटेरियल होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा कंडक्टर, ये नहीं होते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बट जनरली बोला है तो जनरली कंडक्टर नहीं होते हैं। वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फार साइटनेस? अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो जाती है तो आपके कहाँ पे जो है इमेज बनता है? तो इसका सही आंसर होगा, इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है। फार साइटनेस में क्या होता है? आप दूर की चीज़ों को क्लियरली देख लोगे, नज़दीक की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, दैट इज़ कॉल्ड फार साइटनेस। तो उस केस में बिहाइंड द रेटिना आपका इमेज फॉर्म होता है। टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड? टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड? तो देखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड खाली होगा तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, और वही अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला दिया जाए तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है? मोमेंटम है क्या, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट? तो करेक्ट आंसर होगा 24 का, इलेक्ट्रिक करंट में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी एक्सेलरेशन वगैरह, मोमेंटम, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो लोग सेल्सियस मार के चले जाते हैं, जबकि इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। कन्फ्यूजन में लोग सेल्सियस मारते हैं, इसमें सेल्सियस नहीं होता भैया, केल्विन होता है जनरली। लेकिन हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? सेल्सियस में मेजर कर लेते हैं, बट एक्चुअली एसआई यूनिट इसका केल्विन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो हम जानते हैं विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब एक जगह से कटा तो खून बह बह के ख़त्म ही हो जाओगे, तो इसलिए विटामिन के की पूर्ति होनी चाहिए। 26 का सही आंसर क्या होगा? डी। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू? तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है? तो 27 का सही आंसर होगा, ये किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच्ड, ये सब साइंसेस एक तरीके के, और उनसे रिलेटेड ये इधर दिया गया। तो हम जानते हैं कि पीसी कल्चर तो फिशरीज से बिल्कुल होता है। सेरी कल्चर जो है, सिल्वी कल्चर में स्टडी ऑफ लिजार्ड नहीं कहते हैं, होता है सिल्वी कल्चर में क्या होता है? सिल्वी कल्चर में 28 का गलत है, यानी कि डी होगा। स्टडी ऑफ लिजार्ड नहीं होता है सिल्वी कल्चर में, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, कीपिंग फॉरेस्ट वगैरह होता है। जेलीफिश, जेलीफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एसोसिएशन? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 29 का, ये कोलेरेंटा, कोलेंट्राटा से ये एसोसिएटेड है। इन विच सिटी द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923, ये कौन? ये स्टार मार्क क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 में फ्लैग सत्याग्रह या फिर झंडा सत्याग्रह नागपुर में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 30 का, ए नागपुर, भूलना नहीं कभी भी। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? तो अभी इससे पहले वाले सेट में ही मैंने जब फैक्ट्स टू रिमेंबर पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि आप याद कर लो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लो। इससे क्या होगा, आपका शेड्यूल वाला क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो टी से टेरिटरी, टेरिटरी मतलब कि इंडिया की टेरिटरी वगैरह सब कुछ इसी में है। ई से इमोलमेंट और सैलरी,
ए से क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन से ए हो गया। आर से क्या है, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। तो क्या पूछा है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ शेड्यूल, आंसर होगा फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या होगा, सी, फोर्थ शेड्यूल। व्हेन वाज पार्ट 4A इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंक्लूड किया गया था बी 1976 AD में, 1976 AD में इसको इंक्लूड किया गया था, जिसमें पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। 42वां संशोधन के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था 1976 में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट and shall be exercised by him either himself or by his subordinates according to the constitution under। ये पावर जो है, ये जो कंटेंट है, बेसिकली ये कंटेंट है आर्टिकल 53 का, कि यूनियन की जितनी भी पावर है वो कहाँ पे वेस्टेड है, प्रेसिडेंट पर। लेकिन प्रेसिडेंट क्या होते हैं, नॉमिनल एक्सिक्यूटिव होते हैं, रियल नहीं होते हैं, नॉमिनल होते हैं। मतलब ये किसी के इशारे पे काम करते हैं, इनका खुद का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बट जितने भी डिसीजन होते हैं इन्हीं के नाम पे होते हैं। अगला सवाल, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द मिनिमम एज टू वोट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 साल। पहले 21 साल हुआ करता था वोट, तो कई सारे यंगस्टर छूट जाते थे उसमें, बाद में क्या 18 साल कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आंसर होगा बी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये इसका सही आंसर होगा 35 का सही आंसर होगा ए, आर्टिकल 262। आर्टिकल 263 में क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन है क्या, आप चेक करके बताना। हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन कंट्री सो फार ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब चाइना का अटैक हो गया, पाकिस्तान का अटैक हो गया, इस तरीके का। इंटरनल तो एक ही बार हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा 36 का, ये हुआ है 2 बार हुआ है। कब कमेंट कर देना। प्रेसिडेंट्स रूल वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहली बार यूज हुआ था ये पंजाब में। पंजाब इज़ द राइट आंसर। बिहार में भी कई बार हो चुका है, बाकी सब जगह हो ही चुका है, लेकिन पंजाब में पहली बार हुआ था। हु इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन को कौन चुनते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, पहले ये समझ लो। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, वीपी साहब। ठीक है, तो इनको कौन चुनता है, करेक्ट आंसर होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सभी मिलकर चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है राइट टू माइनॉरिटी वाला है ये। करेक्ट आंसर होगा 39 का डी, ये आर्टिकल 28 का कंटेंट है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर होगा इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो प्रोडक्शन। 40 का सही आंसर होगा सी। अगला सवाल 41 नंबर देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये एक इंडेक्स के द्वारा निकाला जाता है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, और ये निकालती है कौन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को ऐड किया गया है, कब किया गया था, आंसर होगा 41 का सी, 2010 में किया गया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज द फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड। तो ये जो था ये किस मॉडल पे था, तो इसका सही आंसर होगा 42 का ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। और दूसरा जो था वो आप बता देना कमेंट करके। चलो क्या कमेंट करोगे, मैं ही बता देता हूँ। PC महाबोलोनिस के बेसिस पे था वो, महाबोलोनिस मॉडल बोलते हैं उसको, दूसरा वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड एट द मैक्रो लेवल इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। करेक्ट आंसर होगा 43 का सी, ओपन मार्केट प्रोसेस। ये ओपन मार्केट प्रोसेस कह लो या ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI कराती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक टूल होता है, इट इज़ यूज्ड एट द मैक्रो लेवल इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है। इकोनॉमी से ये रिलेटेड था। विथ रेफरेंस टू नाबार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1982। क्या सही है, बिल्कुल सही है ये।
एंड नाबार्ड प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज रॉन्ग, ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है। जनरली ऐसे स्टेटमेंट में ना ओनली लग जाए तो थोड़ा डाउट हो जाता है, वैसे है भी नहीं, ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर हैं इसके। तो नाबार्ड का फॉर्म जो था फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, यही एक सही है, बाकी दूसरा सही नहीं है। गार, गार का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। गार जो होता है ना, ये टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। जनरली जब डबल टैक्सेशन होती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के लिए होता है ये, कि कई बार टैक्सेशन से बचने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो गार के द्वारा उनको पकड़ा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में एक तरीका होता है जिसमें कि लाइव स्टॉक और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दोनों टुगेदर किया जाता है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, आप एलाइड एक्टिविटी भी करते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर का आपने मान लो खेत बो दिया, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में आप गाय भैंस भी रख लो, कोई सा भी लाइव स्टॉक रियरिंग कर लो, तो आपका हो जाएगा ये मिक्स्ड फार्मिंग। इससे क्या होती है, आपका जब मान लो कि फसल ख़राब हो गया तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो है, आपके पास जानवर तो हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए कुछ तो देंगे, दूध देंगे तो बेच के काम चला सकते हो, तमाम चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन बिहार एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011? तो बहुत ज़्यादा है, 88.71% है। ओनली 11.3% आबादी यहाँ पे अर्बन थी, और अभी रिसेंट एक डाटा आया था जिसके हिसाब से 15.3% ये हो गई है, अर्बन आबादी बढ़ गई है। तो खैर, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा है तो 88.71 ही होगा। करेक्ट आंसर होगा 47 का बी। डैश शेयर्स बॉर्डर विथ इजराइल, इजराइल के साथ बॉर्डर लगाता है कौन कौन? करेक्ट आंसर होगा इसका लगता है लेबनान का, सीरिया का, जॉर्डन का और इजिप्ट का बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ। मैप पे देख लेना, इतना टेंशन नहीं लेना है। डोडा बेट्टा पीक, डोडा बेट्टा पीक इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? तो डोडा बेट्टा जो है ये लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट? करेक्ट आंसर होगा एक्सेल। एक्सेल जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, आंसर होगा बी। अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर में देख लेते हैं। मंथली सैलरी ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट साहब की सैलरी सोच सकते हो कितनी होती है? 5 लाख होती है, कम थी पहले, अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट साहब की सैलरी होती है 4 लाख। स्पीकर की सैलरी कितनी होती है? 4 लाख ही होती है। गवर्नर की सैलरी होती है 3.5 लाख, गवर्नर की 3.5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 2.5 लाख सैलरी होती है, ठीक है, 2.5 लाख सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और ये आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो ना, कोई बड़े ऐसे सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा के देखो, करोड़ों में खेलते हो, 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रुपये सैलरी लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में जो है 1 to 4 तक आर्टिकल है, और इसमें क्या है, इसमें अभी टोटल देखो 25 पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कंटेंट क्या है इसका? सब्जेक्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप आता है 5 से लेकर 11 तक। तीसरे में फंडामेंटल राइट, हम जानते ही हैं फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में आता है। और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 का पार्ट है, यानी कि 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP जो है, फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बोल दिया था, सॉरी, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 4A जो कि 42वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, ये पार्ट ऐड किया गया था। इसमें 51A एक ही आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। आज के डेट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 11वीं जो है आप बताना कब ऐड की गई है, किस संशोधन के द्वारा की गई है, ये आपके लिए टास्क है। पार्ट 5 में है 52 से लेकर 1 से 51 तक, और सेंटर जो है इसका सब्जेक्ट है। पार्ट 6 में 152 से लेकर 237 तक है, स्टेट इसका सब्जेक्ट है। वही अगर पार्ट 7 की बात करें तो 238 वाला जो आर्टिकल है इसमें है स्टेट्स मेंशन्ड इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसमें इसका सब्जेक्ट है। बात करें अगर पार्ट 8 की, तो इसमें यूनियन टेरिटरी है 239 से लेकर 242 तक। फिर पार्ट 9 इसमें पंचायत है 243A से लेकर 243N तक, पार्ट 9 है ये। पार्ट 9A में क्या है, म्यूनसिपाल्टी है। पार्ट 9A में म्यूनसिपाल्टी है, जिसका आर्टिकल है 243T से लेकर 243ZG तक है ये। पार्ट 10 में एक ही आर्टिकल है जिसका नंबर है 244, और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। पार्ट 11 की बात करें तो इसका आर्टिकल संख्या 245 से लेकर 263 के बीच में है, और रिलेशंस बिटवीन इन यूनियन एंड स्टेट इसका मैटर है।
पार्ट 12 की बात करें तो 264 से लेकर 300A तक का इसमें कंटेंट है और फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स वगैरह इसके सब्जेक्ट है। पार्ट 13 में क्या है, 301 से लेकर 307 तक का है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें मेंशन किया गया है। पार्ट 14 में 308 से लेकर 323 तक है और सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। पार्ट 14A में 323A से लेकर 323B है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, 2 ही आर्टिकल है इसमें। पार्ट 15 में क्या है, 324 से 329 इलेक्शन के बारे में है और इसमें इलेक्शन कमीशन वगैरह की चीज़ें दी गई हैं। पार्ट 16 में क्या है, 330 से लेकर 342 तक है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस है। पार्ट 17 में क्या है, पार्ट 17 में है फ्रॉम 343 से लेकर 351 तक और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है ये। पार्ट 18 में 352 से लेकर 360 इमरजेंसी प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 19 में 361 से 367 स्कैटर्ड है, ये जी वेराइड सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा है आर्टिकल 20 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें मेंशन किया गया है। पार्ट 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक टेम्पोररी स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। वही बात करें पार्ट 22 में तो 393 से लेकर 395 इसमें एब्रेविएशन है, ऑथराइज टेक्स्ट इन हिंदी वगैरह इसका सब्जेक्ट है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में दिया गया है, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप से रिलेशन है। एंड इन हाउ मेनी वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेटेड, 3 तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है। एक तो आप खुद ही दे दो, दूसरा आपको सरकार टर्मिनेट कर दे, लगे कि भाई आपने कुछ फॉलो नहीं किया है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन 1955 एंड द चार्टर ऑफ इंडिया मैग्ना कार्टा, ये पार्ट 3 है, इसको पार्ट 3 को बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसके द्वारा और 226 के द्वारा हाई कोर्ट जा सकता है। और वहाँ पे जो है उसको कई सारे जो रिट्स के द्वारा रिट्स जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे हैवियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियरी प्रोहिबिशन, सो वारंटो, इस तरीके के रिट्स जारी करके जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको रीस्टोर करने का काम करती हैं ये दोनों। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 44 दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इस तरीके से हमने 63 जो सेट नंबर है कवर किया। अब देखेंगे 64।